प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय विज्ञान जो आपकी नई पुस्तक आई है जिज्ञासा, उसमें अध्याय 2 सजीव जगत में विविधता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, फिर साथियों को शेयर जरूर कर दें। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले प्रश्न में आपसे पूछा, यहाँ दो प्रकार के बीज दिए गए हैं, आप इनके पौधों की जड़ों और पत्तियों के सिरा विन्यास में क्या अंतर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहला जो चित्र है वो किसका है? गेहूं का है। और दूसरा जो चित्र है वो राजमा का है। तो प्यारे बच्चों, आपने गेहूं का पौधा देखा होगा। गेहूं का जो पौधा होता है उसमें जो जड़ें होती है वो रेशेदार जड़ें होती है, और राजमा जो होता है उसमें मूसला जड़ें होती हैं। तो यहाँ पर अंतर दोनों में मैं लिख दिया है। गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ पाई जाती है, जबकि राजमा में मूसला जड़ पाई जाती है। तो पहला जो चित्र है वो मूसला जड़ का है, वो राजमा में होता है। दूसरा जो चित्र है वो रेशेदार जड़ का है, वो गेहूं के अंदर होता है। तो गेहूं की पत्ती में समानांतर शिराविन्यास होता है, तो दूसरा चित्र है। जबकि राजमा के पौधे की पत्ती में जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है, पहला चित्र है। तो प्यारे बच्चों, इनके अंदर संबंध होता है। जिनमें रेशेदार जड़ होती है ना, उसमें तो समानांतर शिराविन्यास होता है, और जब जिनमें मूसला जड़ें होती है उसमें जालिका रूपी शिराविन्यास होता है पौधे की पत्ती के अंदर। तो पहला तो बिल्कुल आसान था। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 जो है, नीचे कुछ जंतुओं के नाम दिए गए हैं, उनके आवास आवास के आधार पर समूह बनाए। चिन्हांकित खंड खंड क में जलीय जंतु, चिन्हांकित खंड ख में थलीय जंतु, और खंड ग में दोनों आवासों में रहने वाले जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो क में डॉल्फिन और व्हेल आएगा। तो क के अंदर तो सिर्फ हमें जलीय जंतु लिखने थे। और इसके बाद में यहाँ पर बीच में मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ जो है वो मेरे से गलत लिखा गया, वो बीच वाले में आएगा। यहाँ पर ग आना चाहिए था। और ख घोड़ा, भेड़, गिलहरी, केंचुआ, कबूतर इसमें आएगा। ठीक है, तो इसको आप ठीक कर लेना। थलिये वाले सबसे नीचे वाले हैं, और बीच वाले मेंढक, मगरमच्छ, कछुआ जो है वो दोनों जगह रहने वाले हैं। इसके बाद में आगे है, मनुष्य की माँ की एक शाक वाटिका, मनुष्य नहीं सॉरी, मनु की माँ की एक शाक वाटिका किंचन गार्डन है। एक दिन वह मिट्टी से मूली उखाड़ रही थी। उन्होंने मनु को बताया कि मूली एक प्रकार की जड़ है। एक मूली को सावधानीपूर्वक देखें और लिखें कि वह किस प्रकार की जड़ है। मूली के पौधे की पत्तियों में आपको किस प्रकार का शिराविन्यास दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर चित्र लगाया हुआ है। मूली को देखो, मूली के अंदर एक मूसली दिखाई दे रही है आपको, और पत्ती जो दिखाई दे रही है उसमें बहुत सारा सिराओं का जाल बना हुआ है। तो मूली को जिसको हम खाते हैं, इस प्रकार की जड़ है जो मूसला जड़ है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उस पत्ती में जालिका शिराविन्यास होता है। तो दोनों को आप यहाँ पर चित्र में देख भी सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए चित्रों में पर्वतीय बकरी और मैदान में पाए जाने वाले बकरी को देखें। उनके बीच समानताएं और अंतर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि इन अंतरों के क्या कारण है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। पहली जो बकरी है वो तो क्या है, पर्वतीय बकरी है। और दूसरी जो बकरी है वो हमारे यहाँ पर पाई जाती है, जैसे मैदानी इलाके में। जैसे हम हरियाणा में रहते हैं तो हमारा मैदानी इलाका है, तो खै वाली हमारे भी पाई जाती है। समानता है क्या है दोनों के अंदर, देखो। दोनों ही बकरियां 4 पैरों वाली स्तनधारी जीव हैं। तो दोनों में 4 पैर होते हैं, स्तनधारी होते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। दोनों का शरीर बालों से ढका होता है। तो आपने देखा होगा दोनों के शरीर पर ही बाल होते हैं। दोनों बकरियां पौधों पर निर्भर रहती है और चरती हैं। तो पौधों अंतर क्या है? अंतर ये है, देखो, पर्वतीय बकरी का शरीर घने बालों से, घने और लंबे बालों से ढका होता है, जो उसे ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में गर्म रखने में मदद करती है। मैदानों में पाई जाने वाली बकरी के शरीर पर कम और छोटे बाल होते हैं, जो गर्मी से बचने में मदद करते हैं। तो ये अंतर है एक। तो दूसरा अंतर है, पर्वतीय बकरी ठंडे और ऊंचे क्षेत्रों में रहती है, इसलिए उनके शरीर पर अधिक बाल होते हैं ताकि वह ठंड से बच सके। मैदान की बकरी गर्म और समतल क्षेत्र में रहती है, उसके शरीर पर कम बाल होते हैं ताकि वह गर्मी से बच सके। तो ये हमने 2 बार लिख दिया। ये भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियां इन बकरियों के शरीर में अंतर उत्पन्न करती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, पाठ में चर्चा की गई विशेषताओं के अतिरिक्त किसी अन्य विशेषता के आधार पर निम्नलिखित जंतुओं के 2 समूह बनाएं। गाय, तिलचटा कॉकरोच, कबूतर, चमगादड़, व्हेल, कछुआ, मछली, टीडा, छिपकली। तो इन जंतुओं को उनकी जीवन शैली और आवास के आधार पर 2 समूह में विभाजित किया जा सकता है। पहला है जल जीव, यानी जल में रहने वाले, और अर्थ जल जीव, मतलब वो स्थल पर भी रह सकते हैं, तो उनको उभयचर भी कहते हैं। व्हेल पूरी तरह से जल में रहती है, तो ये जल जीव है। मछली पूरी तरह से जल में रहती है। कछुआ जो है वो अर्ध जल जीव है, जल और भूमि दोनों पर रहता है, तो ये उभयचर में आएगा। ठीक है।
स्थलीय और वायवीय जीव। गाय स्थलीय भूमि पर रहती है। तिलचट्टा कॉकरोच स्थलीय भूमि पर रहता है। कबूतर वायवीय जीव है, आकाश में उड़ता है लेकिन भूमि पर भी रहता है। तो दोनों जगह रहता है, वायु में भी और जमीन पर। चमगादड़ वायवीय उड़ने में सक्षम है लेकिन दिन में गुफाओं या पेड़ों पर रहता है। टिड्डा स्थलीय भूमि पर रहता है। छिपकली स्थलीय भूमि पर रहती है। इसके बाद में जनसंख्या के बढ़ने और मनुष्यों द्वारा अधिक सुविधाजनक जीवन की चाह में विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई की जा रही है। यह हमारे आसपास के परिवेश को कैसे प्रभावित कर रहा है? आपके विचार में इस चुनौती का निदान कैसे कर सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है भारत देश की जो जनसंख्या वो लगातार बढ़ रही है, तो सभी को भोजन चाहिए, रहने के लिए आवास चाहिए। तो मनुष्य क्या करता है? अपने फायदे के लिए वनों को काटता है। तो उससे हमें क्या नुकसान है? तो वनों की कटाई का हमारे परिवेश पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर एक, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज आता है। वनों की कटाई से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। अगर वन ही नहीं रहेंगे, पौधे कम होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, बिल्कुल सीधी सी बात है। जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन हो। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोक कर रखती है, वापस नहीं जाने देती। तो जिससे तापमान बढ़ेगा, उसे ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन कहते हैं, जलवायु परिवर्तन होगा। जैव विविधता का ह्रास, वनों की कटाई से वन्य जीव के आवास नष्ट होंगे। तो वन में रहने वाले जीव जंतु कहाँ जाएंगे, जिससे कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। नंबर तीन, मिट्टी का कटाव होगा। पेड़ पौधे पौधे जो होते हैं मिट्टी को स्थिर रखते हैं, बांधे रखते हैं। वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, जिससे बाढ़ और भूमि की उर्वरता में कमी आती है। जल स्रोतों का नुकसान होगा। वनों की कटाई से जल संसाधनों पर भी असर पड़ता है, जिससे नदियां, झीलों और भूजल स्तर में कमी आती है। इस चुनौती का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? वृक्षारोपण और वृक्षारोपण का मतलब दोबारा से वन लगाकर अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और कटे हुए वनों को पुनः उगाने पर जोर देना चाहिए। जागरूकता अभियान, लोगों को वनों के महत्व, उनके संरक्षण के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। संविधान और नीतियां, तो वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानून बनाए जाने चाहिए, उनका सख्ती से पालन करना चाहिए। टिकाऊ कृषि और विकास, ऐसे विकास मॉडल अपनाए जाने चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हों, जैसे टिकाऊ कृषि और हरित निर्माण। पुनर्चक्रण और कम उपयोग, संसाधनों के पुनर्चक्रण और संसाधनों के कम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे वन उत्पाद की मांग में कमी आएगी। तो कम उपयोग का मतलब है क्या है? जैसे आप कॉपी में लिखते हो, तो कॉपी की बजाय आप स्लेट का इस्तेमाल करें, डिजिटल स्लेट का इस्तेमाल करें, जिससे कागज की बचत हो। 1 टन कागज बनाने के लिए हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, तो हम भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। फ्लो चार्ट का विश्लेषण करें, इसमें क और ख के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, फ्लो चार्ट है, पौधा दिया हुआ है, हाँ। क्या इसमें पत्तियां हैं? हाँ। क्या इसमें जाली का रूपी शिरा विन्यास है? हाँ है, तो क में लिखना है, नहीं है तो क में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने फ्लो चार्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें पौधों को उनकी पत्तियों और शिराविन्यास के आधार पर विभाजित किया गया है। क के उदाहरण है, ये पौधों में पत्तियां हैं, उनमें जालिकाबद्ध शिराविन्यास है, तो यह द्विबीजपत्री पौधा होगा, तो इसमें बीज द्विबीजपत्री होगा। उदाहरण, गुलाब, आम, बड़, राजमा, मूली। ख के उदाहरण, यदि पौधे में पत्तियां ही नहीं होंगी तो उनमें जालिकाबद्ध शिराविन्यास नहीं, यानी समानांतर शिराविन्यास होगा। तो यह एक बीजपत्री पौधा या बिना पत्तियों वाला पौधा हो सकता है। उदाहरण इसके हो जाएंगे गेहूं, धान, घास, प्याज, मक्का आदि। इस प्रकार क और ख के उदाहरणों को पौधों की विशेषताओं के आधार पर इस प्रकार विभाजित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 8 है, राज अपने मित्र संजय से तर्क करता है कि गुड़हल का पौधा एक झाड़ी है। संजय इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है भी? संजय राज से गुड़हल के पौधे के तने के बारे में पूछ सकता है। वह कोमल है या कठोर है, उसका तना हरा है या पौधे की ऊंचाई कितनी है, शाखाएं जमीन से निकलती है या ऊंचाई से निकलती हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके संजय को स्पष्टीकरण प्राप्त होगा कि गुड़हल वास्तव में झाड़ी है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 9 है, तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। तो पहला है क, द्विबीजपत्री मूसलाजड़। ख है एक बीजपत्री जकड़ाजड़। तो समूह क के पौधों में क्या समानता है, समूह ख के पौधों में क्या समानता है? तो क समूह के पौधे जिसमें द्विबीजपत्री मूसलाजड़ पाई जाती, द्विबीजपत्री होते हैं और मूसलाजड़ पाई जाती है, उनकी पत्तियों में जालिका शिराविन्यास होता है, इनका आपस में संबंध होता है, ये याद रख लो। द्विबीजपत्री होगा, उसकी जड़ मूसला होगी और पत्ती जालिकावत होगी। इसी प्रकार ख के अंदर जिसमें एक बीजपत्री बीज होगा, रेशेदार या जकड़ा जड़ होगी, उसकी पत्ती में समानांतर शिराविन्यास होगा। तो उदाहरण दोनों के मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ऊपर वाले द्विबीजपत्री के मैंने चना, मूली, राजमा लिखा हुआ है और एक बीजपत्री गेहूं, धान, घास लिखा हुआ है। नीचे दिए गए चित्र में बतख के नामांकित भाग को देखें।
बतख के पंजों में अन्य पक्षियों की तुलना में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है? बतख अपने इस भाग को का उपयोग करके कौन-सी गतिविधि करने में सक्षम है? तो प्यारे बच्चों आप देखो, बतख में लिखा हुआ है झिल्ली युक्त पंजे, जालिका युक्त पंजे और कबूतर में नहीं लिखा हुआ। तो इनमें क्या होगा, चित्र में बतख कै के पंजों को देखकर आप देख सकते हैं कि इसमें पंजों में जालीदार संरचना होती है जो अन्य पक्षियों के पंजों से भिन्न होती है। क्यों होती है ये भिन्नता? बतख के पंजों में उँगलियों के बीच त्वचा की जाली होती है जो इसे तैरने में मदद करती है। अन्य पक्षियों जैसे कबूतर, खै के पंजों में ऐसी जालीदार संरचना नहीं होती क्योंकि वे मुख्य रूप से उड़ने और जमीन पर चलने के लिए बने होते हैं। और बतख पानी के अंदर रहती है तो पानी में तैरती है, तैरने में सहायता करती है वो जालीदार त्वचा। गति, बतख अपने जालीदार पंजों का उपयोग तैरने के लिए करती है। ये पंजे पानी में पेडल की तरह काम करते हैं, जिससे बतख पानी में आसानी से आगे बढ़ सकती है। इस विशेषता की वजह से बतख जलघर पक्षियों की श्रेणी में आती है और जल में तैरना उसकी प्रमुख गतिविधियों में से एक है। तो प्यारे बच्चों, ये 10 प्रश्न थे, अध्याय 2 के अंदर आपसे पूछे गए थे, तो उसको आज हमने यहाँ पर देख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।